नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु व्यक्ति एजू हब पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे पॉलिटी की लगातार ये सीरीज जारी है। आपने पहले भी क्लासें देखी होगी और उन्हीं क्लासों को ध्यान में रखते हुए अब आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं उसमें थ्योरी के साथ में क्वेश्चन आने वाले भी। अब देखिए, टॉपिक का नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग का अगर आपके सिलेबस के अंदर है, अगर किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आयोग लिख रखा है, केंद्रीय आयोग या फिर भारतीय आयोग लिख रखा है जैसा शब्द है, तो उसमें ये अगर आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग, क्योंकि अभी ये चर्चा में है और यहां से प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलेगा जरूर। इसलिए आज हम ऐसा पढ़ने वाले हैं जिससे कि आपका भारतीय निर्वाचन आयोग से अगर कैसा भी क्वेश्चन आता है तो फिर वो आपके गलत नहीं होने वाला है। इस क्लास को देखने के बाद में वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो जरूर से आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा ये क्लास आपको कैसे लगे। और उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और इसी उम्मीद के साथ में ज्यादा टाइम खराब न करते हुए आपका इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पैनल पर आ रहा है उस क्वेश्चन का अगर आंसर अगर आपको आता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करेगा तो ही कुछ होने वाला है भाई। क्योंकि अगर आपने एक बार अगर कमेंट बॉक्स में अगर उस क्वेश्चन का आंसर लिखा तो फिर वो आपको लंबे टाइम तक याद होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। थंबनेल से भी आप ध्यान लगा सकते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अब हमारी जितनी भी क्लासें आएगी आगे तो वो भी ध्यान रखना जिसमें हम थ्योरी को साथ में रखेंगे, क्योंकि केवल क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला भाई। क्वेश्चन पढ़ा आगे निकले, क्वेश्चन पढ़ा आगे निकला, इससे तो दिक्कत होगी भाई। इसलिए हम जितने भी नजदीक क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी साथ में करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? क्या वो अनुच्छेद नंबर 280 है, अनुच्छेद नंबर 324 है, या फिर अनुच्छेद नंबर 326 है, या फिर अनुच्छेद नंबर 330 है? अब बताइए वो अनुच्छेद आप बताइए कि कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना की गई। तो देखिए मैं जब तक आपको यह बता देता हूं जब तक। अब देखिए भारतीय संविधान का जो भाग है वो भाग है 15। भाग 15 के अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन कर रखा है और उसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है तो ध्यान रखना 324 से लगाकर 329 तक किसका वर्णन कर रखा है? भारतीय संविधान का कौन सा निर्वाचन आयोग का वर्णन कर रखा है। कौन से कहां तक? 324 से 329 तक। जबकि इसी प्रश्न का जो 324 नंबर अनुच्छेद है उसके अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना की बात कही गई है। उसके अलावा इसके अंदर यह कहा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का चुनावों के प्रति क्या होगी, उत्तरदायित्व होगा, निर्देशन देना होगा या फिर जवाबदेता, यही तय करने वाले हैं जो भी चुनाव के संबंधित। उसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना भी 324 के तहत है, पर्यवेक्षण भी है चुनावों से संबंधित, पर निर्देशन भी है, दायित्व भी है, ये सब कुछ 324 के अंदर है। कब से कौन सा भाग? भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। अब देखिए इसी प्रश्न के अंदर अब अनुच्छेद 324 तो हो गया। अब देख लेते हैं, पहले एक बार अनुच्छेद देख लेते हैं, अगले प्रश्न के अंदर इसका पूरा का पूरा डिटेल से देख लेते हैं। 324 है एक 325 है और उसके अलावा 326 है, उसके अलावा 327 है और एक है 328 और एक है 329। ठीक है, जितना हो सके इस पैनल के ऊपर जितना लिख सके इस स्लाइड पे लिख देते, बाकी वाला अगली स्लाइड के ऊपर लिख के मैंने बोला ना आपको, भारतीय निर्वाचन आयोग से अगर जो भी प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखिए 324 के अंदर तो ये बात लिख रखी है कि भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, पहले 324 के अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये किसके अंदर है? 324 के अंदर है। 325 के अंदर क्या है तो ध्यान रखना, भारतीय निर्वाचन आयोग धर्म, जाति या फिर लिंग इसके आधार पर बिना भेदभाव किए वो मतदान दिलाएगा। एक तो मतदान, ठीक है ना, मतदान, एक बार वापस से भाई, जाति, ठीक है, धर्म, जाति, और एक तो मतदान दिलाएगा, मतदान
और एक मतदाता सूची, मतदाता सूची। तो ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के साथ में अनुच्छेद 325 में यह लिख रखा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग धर्म, जाति, लिंग इसको आधार पर बिना भेदभाव किए उनको मतदान देने के या फिर मतदाता सूची के अंदर नाम ऐड करने में कोई उसको अयोग्य घोषित नहीं करेगा। ठीक है, कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग तय करता है। अब देखिए, जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका क्या मतलब है? वयस्क मताधिकार का मतलब है जैसे किसी भाई की अगर उम्र 18 वर्ष से अधिक है, बिना भेदभाव किए जाति, लिंग या फिर आपको बोल सकते हो धर्म, इनके बिना भेदभाव किए अगर किसी व्यक्ति की 18 साल से उम्र अधिक है तो वो वोट देने का हकदार होगा। उसके साथ में उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाता। और ये वोट किससे होंगे? तो वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल उम्र। अब देखिए 327 के अंदर ये लिख रखा है जो विधायिका है, विधायिका है, जो विधायिका है वो संसद के अंदर क्या बना सकती है? चुनावों से संबंधित कानून बना सकती है, चुनावों से संबंधित कानून बना सकती है, चुनावों से संबंधित कानून बना सकती है। कौन बनाएगी? विधायिका। कहां बनाएगी? संसद के अंदर। विधायिका संसद के अंदर चुनावों से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है, अगला देखिए 328 के अंदर विधानमंडल। कौन सा? विधानमंडल भी चुनावों से संबंधित कानून बना सकता है। ये किसके अंदर लिखी है? ये लिख रखे 328 के अंदर संबंधित कानून, है ना। और 329 के अंदर लिख रखा है जब चुनावी विवाद हो जाएगा, चुनावी अगर विवाद खड़ा होता है तो फिर न्यायालय का हस्तक्षेप, न्यायालय का हस्तक्षेप। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। हस्तक्षेप। अब तक कितने अनुच्छेद? 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक है, 325 धर्म, जाति, लिंग, मतदाता सूची के अंदर किसी भी व्यक्ति को इनके आधार पर उसको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। 326 लोकसभा और विधानसभा के जितने भी चुनाव होंगे वो सभी वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 327 विधायिका संसद जो कि चुनावों से संबंधित कानून बना सकती है। 328 विधानमंडल चुनाव से संबंधित कानून विधानमंडल बना सकता है। और अगर चुनावी विवाद होता है तो न्यायालय इसके अंदर क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। तो ठीक है, पहला प्रश्न एकदम क्लियर है। अगले प्रश्न के अंदर हम पूरे की पूरी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं क्योंकि यहां पर स्लाइड में जगह कम है, भी खुला खुला दिखना भी चाहिए ना। सेकंड प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयोग एक खाली जगह संस्था है। तो देखिए कौन सी है? सांविधिक है, संवैधानिक है, कार्यकारी है या फिर न्यायिक है। अब यह प्रश्न कई बार आता है भाई, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो देखिए हमने वो तो पीछे पढ़ लिया कि भाग कौन सा 15 के अंदर। अब देखिए 25 जनवरी 1950 को क्या होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 324 के तहत होती हुई। और यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लिख रखा ना सांविधिक। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कोई विधि बनाकर या फिर संसद में कोई बिल बनाकर बिल पास कर अगर कोई विधि द्वारा या फिर राष्ट्रपति कोई आदेश द्वारा, तो फिर हमेशा ध्यान रखना वो एक विधि, तो वो सांविधिक होता। लेकिन ध्यान रखना अगर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंदर कर रखा है या भारतीय संविधान के अंदर जिस किसी का वर्णन कर रखा है, अनुच्छेदों के अंदर वर्णन कर रखा है, वो संवैधानिक है भाई। कौन सा? वो कौन सा है? तो ध्यान रखना वो संवैधानिक है क्योंकि इसका उल्लेख 324 से लगाकर 329 तक कर रखा है। और 324 के तहत ही भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किए गए थे। और ध्यान रखना यह एक स्वायत्त, ठीक है ना, स्वायत्त संस्था है। यह भी आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न यही आ जाता है कि यह एक स्वायत्त संस्था है, उसके अलावा संवैधानिक है, संवैधानिक है ना, संवैधानिक है, उसके अलावा स्वतंत्र, ये शब्द कोई भी आ जाए सब सही है। ठीक है ना। तो ये स्वायत्त भी है, संवैधानिक भी है और स्वतंत्र भी है। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जिस समय इसकी स्थापना की गई, यह एक सदस्य था भाई। कितना सदस्य? यह एक सदस्य था। ठीक है, एक सदस्य था जिस समय यह मूल, वैसे तो अनुच्छेद 324 के अंदर है, जिस समय इसके अंदर स्थापना हुई, तो जिस समय इसकी स्थापना हुई यानी कि स्थापना 324 के तहत हो रखी है, तो यह संवैधानिक हो गया।
ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान होगा। और जिस समय इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय ये कितना सदस्य था? एक सदस्य था। ठीक है, अब देखिए होता यह है कि 16 अक्टूबर 1989 इसमें यहां पर इसको क्या बना दिया था? बहुसदस्यीय बना दिया। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ही, उसके साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी बनाए गए। ठीक है, तो यहां पर 3 सदस्य हो गए टोटल। लेकिन तारीख आती है 1 अक्टूबर 1993। 1 अक्टूबर 1993 इसको वापस ध्यान रखना क्या होता है यहां पर 16 अक्टूबर 1989 को तो 3 सदस्य बनता है, लेकिन कुछ ही समय बाद में वापस से बन जाता है क्या? 1 सदस्य। लेकिन ध्यान रखना 1 अक्टूबर 1993 को वापस से यहां पर 1+2 कर दिया जाता है और ये 3 हो जाते हैं। और वर्तमान स्थिति भी यही है। ठीक है ना, वर्तमान स्थिति भी यही है। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस समय इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, उस समय ये 1 सदस्य थे, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को क्या क्या इसके अंदर 2 चुनाव आयुक्त और बना दिए गए, तो ये 3 सदस्य हो गया। लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद में वापस से 1 सदस्य बना दिया। लेकिन तारीख आई 1 अक्टूबर 1993 को, इसको वापस से कितना बनाया गया? 3 सदस्य बनाया गया। यानी कि आज के दिन वर्तमान में 1 चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। और ध्यान रखना इनकी नियुक्ति, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते भाई। इनकी नियुक्ति एक ध्यान रखना, इनकी संख्या कितनी होगी? ठीक है, और एक आता है इनकी सेवा शर्तें। ये सब कौन तय करने वाला है? तो ध्यान रखना ये सब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इनकी जो संख्या है वो कितनी होगी, वो संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। सेवा शर्तें इनकी राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं। उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, कार्यकाल है वो कितना होता है? तो ध्यान रखना 665 होता है भाई, 665 होता है। उसके अलावा 665 किसका है? तो ध्यान रखना 665 यूपीएससी के अध्यक्ष का भी है, कैग का भी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए, चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, या फिर चुनाव आयोग के पास है, या उच्चतम न्यायालय के पास है, या फिर चुनाव निर्वाचन अधिकारी के पास है? तो ध्यान रखना ये चुनाव चिन्ह देना है या फिर किसी भी भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है या फिर राज्य पार्टी है, उन सबको दर्जा कौन देने वाला है? यही देने वाला है। तो ध्यान रखना चुनाव आयोग के ही रहता है, चुनाव चिन्ह भी यही आवंटित करता है। राज्य पार्टी, ध्यान रखना राज्य पार्टी का दर्जा और या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, ये दोनों कौन देने वाला है? यही देने वाला है। ठीक है ना, यही देने वाला। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज बतानी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, ये सबको पता चल गया, लेकिन इनकी नियुक्ति करते राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। वो समिति बनती है, जो समिति बनती है ना, उस समिति के अंदर ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। समिति बनती है, उसके अंदर 3 सदस्यीय समिति है और एक तो होता है प्रधानमंत्री खुद, इसमें अंदर प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं इसके अंदर। दूसरा है लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता कहां के? लोकसभा के अंदर। ठीक है ना, और एक होता है भारत का कैबिनेट मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री। ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर जो नियुक्ति करते हैं वहां पर गृह मंत्री है, लेकिन यहां पर कैबिनेट मंत्री है भाई। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री होता है। यही लोग हैं जो कि एक सिफारिश करते हैं एक व्यक्ति के, और उन्हीं के द्वारा क्या बनता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है। ठीक है ना, और मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया जाता है? तो ध्यान रखना मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या योग्यता होनी चाहिए इसके अंदर? तो ध्यान रखना यह होना चाहिए आईएएस रैंक का। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। उसी व्यक्ति को हम क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं भाई? मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। ठीक है, 2 अन्य उसे बना सकते हैं। उसके अलावा इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है भाई, पुनर्नियुक्ति होती है भाई। ठीक है ना, पुनर्नियुक्ति होती है, यह भी ध्यान रखना। और इनको दर्जा किसके समान दे रखा है? तो दर्जा इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दे रखा भाई,
न्यायाधीश, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको दर्जा दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट को जितना वेतन मिलता है वो ही इनको भी वेतन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? प्रधानमंत्री के समान है, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, या फिर राज्यपाल के समान है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के समान है? तो ध्यान रखना ये प्रश्न कई बार आता है। एक तो आपके कैग, ठीक है, और एक है मुख्य निर्वाचन, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और एक है आपके कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज। इन सब को हटाने का एक ही है, वो विधि है महाभियोग, महाभियोग है ना, महाभियोग की विधि से हटाते हैं, महाभियोग विधि से हटाते हैं। और इसका क्या है, तो कुल सदन का, या ऐसा लिखिए, सदन के या सदन का कुल बहुमत, बहुमत से अधिक, बहुमत से अधिक, एक तो यह शर्त होनी चाहिए, और एक होना चाहिए विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है ना। और विशेष बहुमत का क्या मतलब है, यानी कि उपस्थित, उपस्थित और मतदान करने वाले, मतदान है ना, ये गलत होगी, ऊपर मतदान करने वाला का कितना, तो ध्यान रखना 2/3, ठीक है ना, ये दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। सदन का कुल बहुमत से अधिक होना चाहिए, यानी कि 50% एक भी अधिक हो सकता है सदन के कुल बहुमत से ना, जितने भी सदन, और विशेष बहुमत मतलब उस दिन जितने उपस्थित है या फिर मतदान करने वाले उनका 2/3 होना चाहिए। और ये दोनों किस आधार पर हटते हैं, तो ध्यान रखना, आपको पता होगा, अक्षमता और, अक्षमता और एक है कदाचार, ये दो आरोप हैं। और इनको हटाने की क्या विधि है, संसद के किसी भी सदन के अंदर हम बिल लेके आ सकते हैं, राज्यसभा के अंदर है तो 50, लोकसभा के अंदर है तो 100, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, फिर एक दोनों अलग अलग सदन में जाते हैं, और सदन के राज्यसभा में जाएगा तो सभापति, और लोकसभा के अंदर जाएगा तो क्या होने वाला है, वहां का स्पीकर। तो वहां पर उसको एक समिति बनाएगी, अगर वो समिति बनाएगी, चाहे तो वो समिति ना बनाए भाई, वो कैंसिल भी कर सकता है, कौन, सभापति या फिर राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति, या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, स्पीकर, इनको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो बनाना चाहे, कदाचार अक्षमता का यह आरोप लगा है, तो फिर वो समिति बनाएंगे, समिति के अंदर 3 सदस्य है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत बनती है ये, ध्यान रखना 3 सदस्य हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का अंदर इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश होता है, एक विधि विशेषज्ञ होता है। यह 3 सदस्यीय समिति अगर साबित कर दे, ये दोनों आरोप साबित हो जाते हैं, तो फिर वापस से रिपोर्ट जाती है किसके अंदर, सदन के अंदर। और सदन के अंदर कुल बहुमत से, ये कुल सदन का एक सदस्य सदन होगा, उस सदन का कुल बहुमत है, उसका बहुमत से बहुमत होना चाहिए, मतलब 50% एक अधिक होना चाहिए। और लेकिन विशेष बहुमत, जिस दिन ये बहुमत बिल लेकर आए हैं, या फिर जिस दिन ये आरोप वाला वो बिल वापस सदन में गया है, उस दिन उपस्थित है या फिर मतदान करने वाला का 2/3 बहुमत से, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास वापस जाता है और राष्ट्रपति आदेश निकाल देता है, और उसके बाद में हट जाते हैं। तो ठीक है ना, ध्यान रखना, केग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन तीनों को हटाने की, हालांकि यह शब्द महाभियोग लिखा है, लेकिन यह महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही प्रयुक्त होता है, यहां पर ऐसा शब्द नहीं प्रयुक्त होता है, लेकिन यह विधेय यही है, ठीक है ना। और यह हो गया। और ध्यान रखना 665 जो मैंने अभी उम्र बताई थी, वो उम्र ध्यान रखना। उसके अलावा भारत में एक तो यूपीएससी के अध्यक्ष, ठीक है ना, उनका भी 6 साल ही है, 665 ही है, और एक केग भी, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की विधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने और निगरानी करने का कार्य किसका है? क्या गृह मंत्रालय का है, या फिर चुनाव आयोग का है, या फिर राज्य सरकार का है, या फिर राष्ट्रपति का है? तो ध्यान रखना ये किसका है? चुनाव आयोग का है। इसके अलावा देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यह भी लागू चुनाव आयोग करता है। उसके अलावा चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है चुनाव से पहले, आचार संहिता, ठीक है ना, जिससे कि चुनाव से पहले चुनाव पर कोई भी प्रचार वचार न करे और चुनाव सही ढंग से चुनाव हो, है ना।
चुनाव एकदम पारदर्शिता के साथ में हो, इसलिए आचार संहिता भी लगाई जाती है। उसके अलावा इस भारतीय निर्वाचन आयोग का काम क्या है, तो ध्यान रखना लोकसभा और विधानसभा के अंदर जितने भी चुनाव है वो चुनाव करेगा ये। उसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव कराता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना पंचायतों के चुनाव ये नहीं करवाता है, ये आपको स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के अंदर अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया होता है, वो ही चुनाव कराता है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का ये चुनाव कराता है। तो चुनाव आयोग ही, ठीक है ना, ये वाला कार्य ध्यान रखना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होता है, आदर्श आचार संहिता भी ये लागू करता है, तो ये भी ध्यान रखना। चले अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से चुनाव आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन से आते हैं, कौन से आते हैं भाई, कौन बताएगा? वैसे तो सभी आते हैं भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना उपरोक्त सभी भाई सही है, उपरोक्त सभी है। राज्य विधानसभा की कराता है, राष्ट्रपति के भी कराता है, उपराष्ट्रपति कराता है, लोकसभा राज्यसभा की भी ये चुनाव करवाता है। चुनाव तो यही करवाता है ना भाई सबके, अभी तो बताया मैंने। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था या कौन बने थे? टी.एन. शेषन, सुकेश कुमार या फिर सुकेश चंद्र सेन या फिर सुकुमार सेन। तो ध्यान रखना आप पहले तो बने थे सुकुमार सेन, ठीक है ना, लेकिन वर्तमान के अंदर 26वें क्रम के हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना, ज्ञानेश कुमार, जो कि फरवरी 2025 के अंदर ही बने थे। और प्रथम महिला का पूछे तो ध्यान रखना वी.एस. रमा देवी, यह भी आपको पता होना चाहिए, वी.एस. रमा देवी जो कि प्रथम महिला, ठीक है ना, महिला चुनाव आयुक्त भी थी, तो यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा चुनाव आयुक्त तो मैंने काफी कुछ बता दिया आपको। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1950, 1952 या 1962? तो अभी तो तारीख दिख के आए थे, 25 जनवरी 1950 को हुआ था भाई, और ये सही है एकदम, ऑप्शन है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ध्यान रखना ये कार्यकाल आपके 665 होता है भाई, 665 होता है भाई, 665 होता है। जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका कार्यकाल आयोग, इसका सदस्य है, अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 370 होता भाई, 370, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनकी संख्या है वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, इनको दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है, इनको वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जितना वेतन मिलता है इनको वेतन मिलता है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए 10वां प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? संसद या फिर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो ध्यान रखना इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यह था अपना सेशन, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग, सबसे पहले आप सुनते रहिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग भारत के टोटल 22 भागों में सब जो 15वां भाग है इसके अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन कर रखा है। कहां से कहां? 324 से 300 कहां तक? 29 तक। अब यह एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त मतलब स्वतंत्र है, यानी कि संवैधानिक संस्था है। क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेदों के अंदर इसका वर्णन कर रखा है, इसलिए संवैधानिक हो गए। विधि बनाकर इसका कोई स्थापना की नहीं, इसलिए सांविधिक नहीं हो सकते। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 324 के तहत चुनावों से संबंधित या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना भी इसी के तहत की गई। चुनावों से संबंधित ये पूरी जवाबदारी या फिर उत्तरदायित्व या निर्देशन या फिर पर्यवेक्षण या फिर उत्तरदायित्व या फिर चुनाव कराने के निर्देशन देने हैं, निर्देश देने हैं और उनको पर्यवेक्षण करना है, ये पूरा का पूरा 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग करने वाला है। अनुच्छेद नंबर 325 जिसके अंदर धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान देने से या फिर मतदाता सूची के अंदर नाम को लिखने से अयोग्य नहीं ठहराएगा। यह कौन? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो कि आपकी जिम्मेदारी होगी भारतीय निर्वाचन आयोग की। 326 के तहत
लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होने वाले, ठीक है। 327 के तहत सांसद विधायिका है वो संसद के अंदर चुनावी संबंधित कानून बना सकती हैं। 328 के तहत विधानमंडल यानी कि राज्य के अंदर यह है ना चुनाव से संबंधित कानून बना सकता है। उसके अलावा 329 अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो फिर न्यायालय का हस्तक्षेप होगा, ठीक है। उसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो पहले सुकुमार सेन थे, वर्तमान के अंदर 25वें राजीव कुमार थे, अब 26वें हैं जो कि ज्ञानेश कुमार है, जो कि फरवरी के अंदर ही बने थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दिल्ली के अंदर है ये, और उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना ये भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सब के चुनाव यही करवाता है, ठीक है। जबकि राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं ना स्थानीय निकाय या फिर नगर पालिका, वो राज्य के अंदर अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वाला नहीं करवाता है। उसके अलावा आपको ये ध्यान होना चाहिए ये एक संवैधानिक हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसके अलावा तो हाँ भाई, जिस समय इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, उस समय इसकी सदस्य जो संख्या थी वो 1 थी। मैं बार बार बोल रहा हूं 1 थी उस समय। जिस समय प्रश्न ऐसे भी आ सकता है जिस समय मूल संविधान के अंदर या फिर जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसका सदस्य संख्या कितनी थी या फिर कितने सदस्य दल था, तो आपको बताना 1। लेकिन तारीख 16 अक्टूबर है ना, 16 अक्टूबर 1989 के बाद इसको बहुसदस्यीय बनाया गया, यानी कि 2 इसके अंदर अन्य चुनाव आयुक्त शामिल किए गए। लेकिन हुआ ऐसे थोड़े ही दिन बाद के अंदर क्या हुआ, वापस से इसको 1 सदस्य बना दिया। ये सब जो इनकी संख्या है या फिर इनकी नियुक्ति है या फिर इनकी सेवा शर्तें, ये सब कौन तय कर रहा है? राष्ट्रपति तय कर रहा है। इनको जो वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान मिल रहा है, ठीक है ना। और ध्यान रखना जो इनको वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान मिला है, इनका जो दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट के समान जज के समान ही है, ये भी ध्यान रखना। और ध्यान रखना इनका वेतन है वो भारत की संचित निधि से मिलता है, ये भी ठीक है ना। उसके अलावा ये त्याग पत्र जो कि मुख्य चुनाव आयोग या फिर अन्य चुनाव आयोग दोनों के दोनों चुनाव त्याग पत्र है अपना राष्ट्रपति को देते हैं, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। पुनर्नियुक्ति हो सकती है इनकी, ठीक है ना। और यही था। तो क्या बचा पीछे, यही जो बताया था मैंने। उसके अलावा कोई बचा हुआ तो बताइए, देख लेते हैं एक बार वापस से। हाँ, उसके बाद में ये आपको बताया था ना 6 वर्ष और 65 वर्ष इनका कार्यकाल है, ये मैंने बताया था। उसके अलावा प्रथम चुनाव आयुक्त बता दिया मैंने, सुकुमार सेन थे। और इसकी प्रथम महिला जो कि चुनाव आयुक्त बनी थी उसका नाम है वीएस रमा देवी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें क्रम के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या था ये मॉडल कोर्ट वाला, ये भी आप ध्यान रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके अलावा जितने भी भारत के अंदर राज्य दल का दर्जा, राज्य कोई पार्टी बनती है उसको दल का राज्य पार्टी का दर्जा या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो ये भी चुनाव आयोग देता है। चुनाव चिन्ह भी यही देता है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थी आपका पूरा का पूरा चुनाव आयोग। उम्मीद करता हूं मैंने जो जानकारी दी उसके बाद में आपका सवाल गलत नहीं होगा। कोशिश पूरी की है। आगे भी हमारे ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं और ऐसे ही ये सीरीज जारी रहने वाली है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि थ्योरी से उसके नजदीक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे के पूरे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखना ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जरूर इन क्लासों को फॉलो कीजिएगा, इनको देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आप रिस्पॉन्स के हिसाब से ही हमारी आगे क्लासें डिसाइड होगी, तो आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।